हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, 45 जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे डेली आप सभी को सुबह देखने को मिलती है। मैथ्स और ग्राफ की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम के बाद एग्जाम की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है और आज आपका जो है 7 अगस्त हो चुका है। तो आपके पास 1 महीने का ही टाइम बचा है अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए अपनी तैयारी को, बढ़िया से कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और कल रात को मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास दी है, 100 क्वेश्चन की क्लास है। अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, जो कि अभी तक तो नहीं आया है, तो आगे जो है आपकी करंट अफेयर की जो एक्स्ट्रा क्लास है वो आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, जब आप लोगों को नहीं देखना है तो किसके लिए क्लास बनानी है, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया, बताइए। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जेम्स मिल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा रिक्त स्थान का शासक था, कहाँ का? थानेश्वर का, कुरुक्षेत्र का, गीतावर्धन का या पटना का? तो थानेश्वर का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का पहला राजा व शासक था, जो पुष्यमित्र क्या है, पुष्यभूति वंश के से संबंधित था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ठीक है। पहली लड़ाई 1526 में, तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में और दूसरी लड़ाई आपकी 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से को अकबर और हेमू के बीच में, हेमू यानी कि विक्रमादित्य के बीच में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। अकबर और विक्रमादित्य के बीच में लड़ाई हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर। सूरदास ने महान संत रिक्त स्थान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वल्लभाचार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में आया ना। सूरदास ने महान संत वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से क्या ली थी? प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल रिक्त स्थान के आर्द्र यानी कि तल के साथ साथ पाए जाते हैं, किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घग्गर और हकरा नदी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर हो इसके बारे में। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है घग्गर हकरा नदी के तल के साथ साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। छठा नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, बताइए। तो यह आपका हुआ था साथियों आपका वर्ष 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता आपका 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका साथियों सातवां नंबर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया, बताए थे। 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका
ए राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। सॉरी, 1917 का चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार राज्य में शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ठीक है, वे क्रिप्स आयोग के सदस्य थे। गलत कथन है। ठीक है, यानी कि सही हो जाएगा। वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य भी आपका गलत कथन है। वे विधानसभा के एक सदस्य थे भी आपका गलत है। ठीक है, तो सभी के सभी तीनों कथन आपके असत्य दिए गए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था, बताइए। जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार जो है किस वर्ष घटित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण धरने पर गोलियां चलाए जाने के कारण जलियांवाला बाग को जो है नरसंहार की संज्ञा दी गई। और किसने चलाया था, तो जनरल डायर ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 10वां नंबर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर से को। आर्य समाज की स्थापना आपकी दयानंद सरस्वती ने की थी 7 अप्रैल 1875 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। ठीक है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11वां वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है, बताइए। तो यह है आपके साथियों 8.61%। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपकी 121.08 करोड़ है। ठीक है, जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत आपका 16.6 तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत आपका 8.61% है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी, बताइए। दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए, कोसी नदी जो है गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता रिक्त स्थान के कारण होती है, किसके कारण, बताइए। बंगाल की खाड़ी में जो जल की लवणता है किसके कारण होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नदी के जल का अंतः श्रवण के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में। आया ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर, सर्दी में किस रबी की फसल बुवाई की जाती है, बताइए। सर्दी में किस रबी की फसल की बुवाई की जाती है, तो सर्दी में जो आपकी गेहूं रबी की फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 15 नंबर, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो आपकी अ, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। भौगोलिक स्थिति में किसी स्थान को बताने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 16 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। आइटम निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है भारत की जीडीपी की गणना करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है भारत की जीडीपी की गणना करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है भारत में जीडीपी की गणना करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जो है
जम्मू एंड कश्मीर राज्य। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तथा पामपुर के सीमित क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। यह श्रीनगर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। उत्तर दीजिए गाइडेंस का। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो है आपका उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, माध्यमिक यानी कि द्वितीय क्षेत्र। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। उत्तर दीजिएगा, क्या दिया गया है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा जो है किसे प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो सकती है वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा उस धनराशि को प्रदर्शित करता है जो सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उधार ली जाती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि बजट में पिछले तथा आगे के वर्षों के आय व्यय का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिए। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है, बताइए। भारत में विमुद्रित की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो यह आपका है साथियों 86%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। विमुद्रीकरण के दौरान उच्च मूल्य वाले नोटों जैसे 500 तथा 1000 का नगद मूल्य कुल मौद्रिक परिचालन का जो है 86% था। ठीक है, वर्तमान में 500 तथा 2000 के उच्च मूल्य वाले नोटों का नगद मूल्य कुल परिचालित मुद्रा का जो है 80.4% है, जिसमें से आपके 2000 के नोट तो अभी बंद हो चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों GOI अधिनियम 1919 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 का। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 22 नंबर। क्या देगा। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी सदस्य आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को आपका अस्थायी सदस्य मतलब अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, चलिए तो अस्थायी सदस्य आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 23 नंबर। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर आपका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था। तो इसका आंसर हो जाती हो KN वांचू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, KN वांचू यानी कि कैलाश नाथ वांचू जो है यानी कि नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। ठीक है, वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बाकी जो दिए गए आयुष पाठक, BN राव और नागेंद्र सिंह आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो ये आपका अनुच्छेद आपका 15 कहता है, आर्टिकल 15। ऑप्शन नंबर आपका सी रहता होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 यह प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर। दंत वल्लक में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से रिक्त स्थान होता है, क्या होता है। तो आपका आंसर
क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। दंत वल्लक में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसा है? तो केसीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन आपका केसीन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 28 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके रिक्त स्थान के आवर्ती फलन है। किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो परमाणु संख्या के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर? आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 29 नंबर, एक गोलार्ध एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस, ठीक है। एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण और लेंस रिक्त स्थान होने की संभावना है। क्या होने की संभावना है? या तो इनमें आपका जो है दर्पण अवतल और लेंस जो है उत्तल होने की संभावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। लेंस तथा दर्पण दोनों के द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति, आकार, स्थिति तथा प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। यदि गोलाकार दर्पण तथा पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी आपकी 25 +25 सेंटीमीटर है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण अवतल तथा लेंस आपका उत्तल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो सेल में विभवांतर जो है किस इकाई में मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है साथियों वोल्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। सेल में विभवांतर इकाई जो है वोल्ट में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 61 61 नंबर, उत्तर दीजिएगा। बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? बताइए। बाल मुकुंद गुप्त का जो है किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता, साहित्य सृजन और स्वतंत्रता सेनानी, सभी के सभी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, बाल मुकुंद गुप्त ने अपना पूरा जीवन अध्ययन, साहित्य सृजन, संपादन यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में लगाया है। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे तथा यह आजीवन भारत मित्र के संपादक भी रहे हैं, ठीक है, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 62 नंबर, डॉक्टर सलीम अली एक क्या है? बताइए। डॉक्टर सलीम अली आपका एक क्या है? तो यह आपके एक पक्षी विज्ञानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली एक आपके पक्षी विज्ञानी है। चलिए 63 नंबर, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? बताइए। किसने जो है रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो यह है प्रसिद्ध भजन विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम की रचना जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने की थी। क्लियर है? अगला प्रश्न 64 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है। कर्नाटक में हृदय यानी कि विरासत नगर विकास और विस्तार सॉरी विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया है? तो कर्नाटक में आपका चुना गया है साथियों बादामी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से इसका कर्नाटक में हृदय यानी कि विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंतर्गत जो बादामी शहर को चुनाव वर्ष 2017 में किया गया। यह ऐतिहासिक धरोहर की नगरी है। इसका पूर्ण नाम आपका वातापी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, आर ए वाई का विस्तारित कीजिए, ठीक है। आर ए वाई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आर ए वाई का फुल फॉर्म आपका दिखाएगा तो राजीव आवास योजना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 66 नंबर, सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल नेचर, ठीक है। किसने कहा था? सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल नेचर किसने कहा था? तो यह कहा था साथियों क्लार्क हेलन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल नेचर जो है आपका क्लार्क हेलन ने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका 67, निम्नलिखित में से कौन सा भारत
में एक आपका विश्व विरासत स्थल नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद नगर, स्मारकों का हम्पी समूह, बेलूर हलेबीड स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बेलूर हलेबीड स्थल जो है भारत का विश्व में विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद आपकी कहलाती है साथियों डायट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 69 नंबर। पीलिया गीत रिक्त स्थान के अवसर पर गाया जाता है, तो ये कब? पीलिया गीत आपका कब जब गाया जाता है? तो पीलिया गीत आपका जन्म के समय गाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। पीलिया गीत गीतों का संग्रह है जो हिंदू धर्म में बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर गीतों को गाती हैं। बालक के जन्म के समय गाए जाने वाले अन्य प्रमुख गीतों में सोहर, आ, जच्चा, बधाई, दाई व आशीष की गीत भी आदि शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा कामायनी किसने लिखी है? तो कामायनी आपकी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए इसी के साथ जो अपनी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक क्लास का नीचे कमेंट दीजिए। क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।